1970 के दशक के जाते जाते या यूं कहें कि 1980 के दशक की शुरुआत में देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर बहुत सारे बदलाव हुए। सभी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं टूटी या यूं कहें कि व्यवस्थाएं बदली और नए संतुलन बनकर उभरे। परिवार की मान्यताएं बदली, विचारधाराओं ने नए अर्थ ओढ़ लिए, राजनीति और व्यापार की मर्यादाएं बिखरी और जाहिर है इन सब का असर साहित्य पर भी पड़ा और हिंदी में भी नई संवेदनाओं के इर्द गिर्द कथा, कहानी, कविता, नाटक वगैरह रचे गए। इस दौरान जो पीढ़ी रचनाकारों की हमारे सामने उभरी, उनमें से एक नाम है धीरेन्द्र अस्थाना। आज हिंदी धरोहर में मैं धीरेन्द्र अस्थाना की एक कहानी का वाचन करूंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र अस्थाना की एक टिप्पणी। दिनेश शाकुल और मेरी दोस्ती दिल्ली के दिनों से है। बाद में वो मुंबई चला आया और मैं दिल्ली में रह गया। फिर समय मुझे भी मुंबई ले आया और तब मैं दिनेश शाकुल से मिला। उसके बाद हमारी दोस्ती परवान चढ़ी, तो कह सकते हैं कि हमारी दोस्ती मुंबई में फली फूली। शाकुल के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, यह अगर मैं बताने बैठूंगा या लिखने बैठूंगा तो पूरी किताब भी हो सकती है। बस आप इतना जान लीजिए कि हम ऐसा कई बार हुआ है कि हम कई महीने तक रोज़ अड्डेबाजी करते रहे। रोज़ शाम को 7 से 10 बजे तक का समय रात का हमारा साथ बीता। और कई बार ऐसा भी होता है कि 1.5, 2, 3 साल तक बीत जाते हैं और हमारी मुलाकात तो फ़ोन पे बात भी नहीं होती। यह बहुत अजीब सा रिश्ता है, बिना अपेक्षाओं वाली दोस्ती है ये, जिसमें ना कोई राजनीतिक, ना कोई सब आर्थिक, ना कोई किसी साहित्यिक, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं जुड़ा है। वह हम दोस्त हैं, बस हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि दिनेश शाकुल कहानियाँ पढ़ने का काम हाथ में ले रहा है, तो भला मैं कैसे रुक सकता था। मैंने फ़ौरन अपनी एक कहानी उसको व्हाट्सअप कर दी। 3 दिन बाद उसका जवाब दिया गया, वही गूंजती हुई आवाज़ जिसके लिए वो देश भर में पहचाना जाता है कि मैं ये कहानी पढ़ रहा हूँ। बस तुम मुझे केवल इतना बता दो 3 शब्दों, 3 वाक्यों में कि इसी कहानी का चुनाव तुमने क्यों किया। तो दोस्तों, लेखक को तो अपनी हर कहानी प्रिय होती है, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैंने इस कहानी का चुनाव क्यों किया। सबसे पहला कारण, यह मेरी बहुत छोटी कहानियों में से है। मैं अक्सर लंबी कहानियाँ लिखता हूँ। दूसरा, ये मेरी नवीनतम कहानी है। तीसरा, यह स्त्री विमर्श की ऐसी कहानी है जिसने कई जगहों पर कहानी पाठ के दौरान लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे ताज़ा उदाहरण जयपुर का है, जहाँ के कनोडिया महाविद्यालय में जब मैं कहानी पढ़ रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच महिला श्रोता टकटकी बांधे इस कहानी को गौर से पढ़ रहे थे, बल्कि अनुभव कर रहे थे। और जब मैं ये कहानी पढ़ के मैंने ख़त्म की तो मंच जो सारा सभागार है वो तालियों से गूंज गया। और उसके बाद जो है सवाल जवाब का जो सेशन चला, उसने मुझे स्तब्ध कर दिया कि हाँ, पाठकों के बीच में कहानी लोकप्रिय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है इस कहानी में पाठकों को बांधे रखने की तासीर है, इसलिए मैंने इस कहानी को चुना। धन्यवाद। तो अब मैं पढ़ रहा हूं धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी। शीर्षक है पराधीन। आंख खुली तो कमरे में नीम अंधेरा था। जैसी कि आदत थी, बायां हाथ आरती वाले हिस्से की तरफ घुमाया, मगर हाथ आरती के बदन को सहलाने की बजाय खाली बिस्तर पर घुमाया। राजीव निगम चौंक कर पलंग पर उठ बैठे। स्विच दबाकर 0 वॉट वाला बल्ब जलाया तो बेडरूम में एक कातर सन्नाटा क्रमशः पसरने लगा। खिड़की के बाहर धारासार बारिश थी। पता नहीं क्यों राजीव निगम को लगा इस बारिश में कोई अनहोनी घटित हुई है। दीवार घड़ी में सुबह के 5:30 बजे थे।
राजीव ने कुछ देर इंतज़ार किया कि शायद आरती टॉयलेट में हो, लेकिन जब घड़ी पूरे सन्नाटे को टकटकाती हुई 5:45 पर पहुंच गई तो राजीव बीती रात में उतर गए। अपने हिस्से का कोटा निपटाकर हमेशा की तरह राजीव दाल खिचड़ी खा रहे थे और आरती हॉल में फेसबुक पर व्यस्त थी। खिचड़ी निपटाकर उन्होंने वॉश बेसिन में हाथ धोए थे और आरती को गुड नाइट बोलकर पलंग के अपने हिस्से में आकर पसर गए थे। एक रस दिखती ये रोजमर्रा की रात थी जिसमें कोई रहस्य, रोमांच और रोमांस नहीं था। ये रात भी बाकी रातों की तरह फिर से बीत गई थी, लेकिन इस रात की सुबह में कुछ था जो आशंका की तरह खिड़की के बाहर की बारिश में बिजली सा चमक रहा था। राजीव पूरा घर घूम आए, पूरा घर खाली था। उस खाली घर में आरती की महक तक नहीं थी। अब तक सुबह के 7 बज चुके थे। राजीव जुलाई की मुंबई में थे जब मॉनसून अपने शबाब पर होता है। सहसा हॉल में सोफे पर पड़ा मोबाइल किसी मैसेज से टिमटिमाया। राजीव ने मैसेज पढ़ा, मोबाइल को सोफे पर रखा, फिर मैसेज पढ़ा और फिर मोबाइल को सोफे पर रख दिया। एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज से भरा पूरा रंगारंग जीवन औरांग उटांग में कैसे बदल सकता है? ये नींद के भीतर चलता कोई बुरा स्वप्न है या स्वप्न के बाहर घटित होता कोई अभिशाप? ऐसा कैसे संभव है? सामान्य जीवन का तो कोई भी आयाम, विमर्श, समीकरण इस घटित हुए पल की परिभाषा करने में असमर्थ है। 62 साल की उम्र में राजीव अंधेरी की सीढ़ियां उतर रहे थे। कोई कैसे अपने साथी को छोड़कर जा सकता है? पर मोबाइल के स्क्रीन पर दर्ज सच आरती की दुनिया से निकलकर ही पांव राजीव तक पहुंचा था। ये कौन सा चेहरा है आरती का जिससे राजीव 40 साल के लंबे सहजीवन में अनभिज्ञ रहे? ये कौन सी नई आरती राजीव के जीवन में जल गई? ये कौन सी पुरानी आरती राजीव के जीवन में बुझ गई? ये तो वो समय है ना जब उंगलियों से फिसल रहा है जीवन। तो फिर आरती का व्हाट्सएप मैसेज था, ये कोई फितूर नहीं है, 40 साल की पराधीनता के तंदूर में सिका हुआ निर्णय है। तुम कहते थे ना, लोगों, जगहों और चीज़ों को तुम ही छोड़ते आए हो। लो, मैं तुम्हें, तुम्हारी आदतों, तुम्हारे घर और तुम्हारी सल्तनत को छोड़कर विदा लेती हूँ। अब जो भी जीवन बचा है वो मैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ। मैं मुक्त हो रही हूँ और तुमको भी मुक्त कर रही हूँ। अंधेरी की चक्करदार सीढ़ियों पर राजीव लड़खड़ा गए। सहारे के लिए अगल बगल कोई नहीं था, कुछ नहीं था। 40 साल साथ बिताकर ऐसे जाया जाता है क्या? सहसा और अनुमानों के बाहर बियाबानों में किसी को निहत्था और निर्जन छोड़कर। राजीव के जीवन भर का ज्ञान, अनुभव और अध्ययन भविष्य के आसन्न संकट के दावानल में धू धू दहक रहा था। फिर जीवन लड़खड़ाना शुरू हुआ। सुबह के 7 बजे होने वाली आरती की पूजा के साथ बजने वाली घंटी नहीं बजी, शंख नहीं गूंजा, अगरबत्ती की महक नहीं फैली, सुबह 8 बजे मिलने वाली चाय नहीं मिली, तुलसी और अदरक के स्वाद वाली अप्रतिम चाय। राजीव पानी पीकर फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होकर उन्होंने आरती को फ़ोन लगाया। वो नॉट रीचेबल निकला।
उन्होंने वॉचमैन को फ़ोन किया। उसने बताया, मेम साहब के लिए मैं ही तो ऑटो लेकर आया था स्टेशन का। बोल रही थी कि उनकी माँ बीमार है, अचानक जाना पड़ रहा है, 8-10 दिन तक नहीं आएंगी। ये कोई रात 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी साहब। राजीव ने आरती की माँ को फ़ोन लगाया। वो बोली, हैं, कहीं चली गई? ऐसे कैसे? कोई झगड़ा हुआ था क्या? राजीव ने फ़ोन काटकर बेटे रवि को फ़ोन लगाया। घंटी बजती रही, फ़ोन उठा ही नहीं। बेटा एक टीवी चैनल में सीनियर रिपोर्टर था और अपनी पत्नी के साथ अंधेरी पश्चिम में एक किराए के छोटे से फ्लैट में रहता था। इसके बाद तो किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकते थे राजीव निगम। उन्होंने बगल वाले फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। पड़ोसन प्रिया थी। एक कप चाय मिलेगी? राजीव को लगा उनकी आवाज़ काफ़ी दयनीय किस्म की है। श्योर, प्रिया ने कहा, लाती हूँ। प्रिया चाय लाई। बोली, आंटी कहाँ गई इतने सवेरे? सवेरे नहीं, रात में गई, राजीव ने जवाब दिया। उनकी माँ बीमार हैं, कांदीवली गई हैं। ओह, प्रिया बोली। और कुछ चाहिए होगा तो बोलिएगा। राजीव चाय का कप लेकर किचन में आ गए। डब्बे टटोलने लगे। एक डब्बे में बिस्कुट मिल गए। थोड़ी सी राहत किचन में उतर आई। देखो, राजीव जैसे रात वाले नशे में थे। कौन है पराधीन? देखो, मुझे तो चाय तक बनानी नहीं आती। तुमने कभी किचन में घुसने ही नहीं दिया। तुम्हें याद तो होगा शादी के 4 साल बाद का वो फंक्शन जहां शहर की एक बुजुर्ग लेखिका ने तुमसे पूछा था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं आरती? और तुमने तपाक से कहा था 2, एक मेरा, एक सास का। आज 62 की उम्र में इस बच्चे को अकेला छोड़कर जाते हुए तुम्हारा दिल जरा भी नहीं कांपा, थरथराया नहीं? जाहिर है ये तुम्हारा अचानक लिया गया फैसला तो होगा नहीं। इस फैसले पर कई बारिशें बरसी होंगी, बहुत सारी सूनी दोपहरियों में ये तपा होगा, बहुत भारी ठंडी रातों में ये ठिठुरा होगा, लेकिन मुझ तक इस कठोर फैसले की भनक तक भी नहीं आई। तुमने मुझे तैयार होने का भी वक्त नहीं दिया। उठी और निकल गई। ये जीवन है, कोई बंदूक की गोली थोड़ी ही है कि चल गई दिमाग से। नहा धोकर तैयार हुए राजीव और अखबार लेकर बैठ गए। रोज का रोज नामचा। फर्क इतना कि आज सामने नाश्ता नहीं था। आरती के निर्णय को लेकर एक विराट शून्य था उनके दिमाग में। वो आरती के अप्रत्याशित कदम और अपने जीवन की ज्योमिति को सुलझा नहीं पा रहे थे। कहाँ गई होंगी आरती? उम्र तो उसकी भी 62 की ही है ना। इस उम्र में ये कैसा साहस उसके बीच उगा होगा? और क्यों, अकेली तो वो भी होगी। सहसा आरती के अकेलेपन की कल्पना कर डर गए राजीव। वो तो एक जाने पहचाने शहर की जानी पहचानी कॉलोनी के अपने खुद के फ्लैट में बैठे हैं। आरती कहाँ होगी? किस शहर के किस मोहल्ले में, एकदम तन्हा। ये कैसा स्वाधीन जीवन जीने का निर्णय लिया उसने, जिसमें हर कदम पर खतरे खड़े हैं। इस समय कहाँ होगी आरती? रात 10:30 बजे निकली है तो अब सुबह 9 बजे कहाँ होगी वो? उसकी पूजा, उसका नाश्ता, उसका किचन से उछला हुआ सवाल, ऑमलेट ब्रेड खाओगे या पराठा बना दूं? राजीव को दिल में 2 स्टेंट लगे हैं। उन्हें लगा वहाँ कुछ 3-5 हो रही है। वो सहम गए। एक बार फिर उन्होंने 2 फोन किए, एक बेटे को
जिसकी घंटी बजती रही, दूसरा आरती को जो नॉट रीचेबल था। लेस स्पाइसी बोलने के बावजूद दोपहर जो होटल से बटर पनीर आया उससे एसिडिटी हो गई राजीव निगम को। क्या खाया होगा आरती ने? खाया भी होगा या नहीं, प्रश्न पैदा होते थे और एक अंधेरी गहरी खाई में गिर जाते थे। फिर इधर से उधर निरुद्देश्य टहलते, बैठते, लेटते, उठते और जाकर बालकनी में खड़े होकर शून्य में ताकते हुए पूरा दिन जिबह हो गया। न बेटे का पलटकर फोन आया, न आरती की घंटी बजी। बारिश धीमी हो गई थी, रात उतर रही थी। ये राजीव निगम के रासायनिक पराक्रम में डूबने उतराने का समय था। इस रात में पहली बार आरती शामिल नहीं थी। आने वाली ऐसी और रातों की कल्पना से राजीव की रीढ़ की हड्डी थोड़ा कांप गई। शराब तो राजीव की लाइब्रेरी के एक रैक में रहती थी, मगर चखने का मसला उलझ गया। किचन का दृश्य जंगल में तब्दील हो गया हो जैसे। न भुने हुए काजुओं की गमक, न सिरके में डूबे प्याज की सुगंध। फ्रिज में 3 अंडे थे, मगर राजीव को तो गैस भी जलानी नहीं आती थी। वो अंडे कैसे उबालते या आमलेट कैसे बनाते? थक हार कर उन्होंने चिकन लॉलीपॉप और दाल खिचड़ी का ऑर्डर किया और बुदबुदाए, तुम क्या खाने वाली हो आरती? शराब रिवाज की तरह पी ली गई। खिचड़ी बर्तन में पड़े पड़े सूख गई। राजीव चाहकर भी खाना नहीं खा पाए। मन के दावानल में एक पागलपन था जो आरती को पुकारता था और प्रत्युत्तर में दावानल का गहरा अपारदर्शी धुआं लौट लौट आता था। राजीव का ढहने का समय पायदान चढ़ रहा था। सुबह राजीव शाहजहां की तरह एक रात में बूढ़े हो गए। उनके टखने टूटने लगे, सांस उखड़ गई, दिमाग गाफिल हो गया और दिल लरजने लगा। उनके सिर के बाल और भौहें पूरी तरह सफ़ेदी में रंग गए और कलेजा रह रह कर मुंह को आने लगा। क्या केवल मेरे साथ ऐसा हो रहा है या आरती भी इस तकलीफ से गुजर रही होगी? वो जानना चाहते थे, मगर प्रश्न सुरंग में घुसता था और लंबी दूरी तय कर सुरंग के बाहर के आसमान में टंग जाता था। ये बड़ी बेढप सुबह थी। कुछ भी अपने ठिकाने पर नहीं था। चाय नहीं थी कि वो रोज पड़ोस से मांगी नहीं जा सकती थी। नाश्ता नहीं था, खाना नहीं था। साएं साएं करता अकेला मकान था जिसमें कहीं से भी सुकून नहीं टपकता था। उस पर सितम ये कि कहीं से भी आरती के जीवन की आहट नहीं आ रही थी। आहट आई, बेटे रवि की आहट आई। राजीव का मोबाइल बजा तो स्क्रीन पर बेटा रवि चमक रहा था। राजीव ने लपक कर फोन उठा लिया। रवि ने बताया कि उसके स्क्रीन का डिस्प्ले उड़ गया था, इसलिए कोई भी मिस्ड कॉल नहीं देख पाया। फिर कल की बारिश में अंधेरी का पुल गिर जाने से पूरी कैमरा टीम के साथ वो दिन भर रिपोर्ट करने में लगा रहा। रिपोर्टिंग के लिए भी कैमरामैन का फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ा। रवि की कहानी ख़त्म हुई तो राजीव ने गंभीर आवाज़ में कहा, तेरी मम्मी घर छोड़कर चली गई। फ़ोन नॉट रीचेबल है। मेरा मन नहीं लग रहा है। दूसरे, मुझे किचन का काम ज़रा भी नहीं आता। क्या कुछ दिन मैं तेरे पास रहने चला आऊँ? पापा, आप दुख में हो ये ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। रवि ने रिपोर्टरों वाले अंदाज में समझाया। आप 700 स्क्वायर फीट के बालकनी वाले घर में आराम से रहते हो।
मेरा 350 स्क्वायर फीट का 1 रूम किचन है, इसमें आप कहाँ अटोगे? फिर नीलम सुबह 8 बजे काम पर निकलती है और रात को 8 बजे लौटती है। मैं दोपहर 2 बजे काम पर निकलता हूँ और रात को 12-1 बजे काम से लौटता हूँ। इस टाइम टेबल में कहाँ फिट हो गए आप? अब मम्मी की बात। जब मैं छोटा था, आप गुस्से में आकर मम्मी को कटोरी, गिलास, चम्मच किसी भी बर्तन से मार देते थे। तब तो मम्मी आपको छोड़कर नहीं गई। तो अब ऐसा क्या सीरियस मैटर हो गया कि मम्मी घर छोड़ गई? राजीव सना का तो खा ही गए, आहत भी हो गए। बेटा अतीत के भाले परचम दिखा रहा था। सहमती सी थरथराती आवाज में वो बोले, तत्काल तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्या पता नशे में कुछ कह दिया हो तो। अब आइए पॉइंट पर। इतनी भी शराब क्यों पीनी कि रात का सब कुछ ब्लैकआउट हो जाए? लेकिन मेरा मकसद लेक्चर देना नहीं है। आप आराम से घर में रहो। होटलों में चाय, नाश्ता, खाना सब मिलता है। टीवी देखो, किताबें पढ़ो, सुबह शाम घूमने जाओ। मैं इस बीच मम्मी के फ़ोन के ज़रिए मम्मी की लोकेशन पता करता हूँ। पता चलते ही आपको फ़ोन करूँगा। ओके, टेक केयर। रवि ने फ़ोन काट दिया। बारिश फिर शुरू हो गई। राजीव घर की बालकनी में आ गए। आरती के जाने वाली रात क्या हुआ था वो याद करने लगे। वो पी रहे थे तो आरती ने एकाएक टोका था, जल्दी करो, तुम्हारे कारण मैं अक्सर जिम नहीं जा पाती हूँ। किसी कानून की किताब में लिखा है क्या कि रात 12 बजे तक शराब पी जाए? तुम 8 बजे शुरू करके 10 बजे ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? राजीव सुरूर में थे। नशे की हालत में टोका टाकी उन्हें नागवार लगती थी। बोले, तो ये किस कानून की किताब में लिखा है कि पति के पीने तक बीवी जागती रहे? आहा, आरती ने पलटवार किया। तुम्हारे बिस्तर पर जाने तक जागी न रहूं तो रोज सिर, माथा, टांग फुड़वाते रहोगे इधर उधर गिरकर। 4 बार गहरी चोटें खा चुके हो, 2 बार तो टांके भी लग चुके हैं। बिना किसी की मदद के किस तरह तुमको अस्पताल लेकर गई हूं ये मैं ही जानती हूं। कई बार तो लगता है कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो ही तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। ये तुम्हारा तकिया कलाम है, 10 बार दोहरा चुकी हो। राजीव ने व्यंग किया। बरसने वाले बादल गरजते नहीं हैं। आर यू सीरियस? आरती संजीदा थी। यस, आई मीन इट। राजीव नशे में आ चुके थे, बोल गए। ओके, आरती बोली और सोफे पर पसर कर फेसबुक में डूब गई। इसके बाद उन्होंने दारू समाप्त की थी, खाना खाया था, हाथ धोए थे और आरती को गुड नाइट बोलकर बेडरूम में चले गए थे। तो क्या नशे वाले जुमले को कारण बनाकर आरती निकल गई? नशे के बाद वाले झगड़े टंटे तो जिंदगी शुरू करने से लेकर अभी तक होते ही आ रहे थे। सुबह होने पर राजीव माफ़ी मांग ही लेते थे। प्रायश्चित स्वरूप घर के बहुत सारे काम भी कर देते थे। तो फिर ऐसा क्या तीखा ताप था आरती के दिल में जो उसे घर की चौखट के पार ले गया? राजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोबाइल फिर बजा। इस बार आरती की मम्मी थी। कह रही थी, जब तक आरती का पता चले तुम मेरे घर आ जाओ राजीव। धन्यवाद मम्मी, राजीव ने जवाब दिया। ये कोई समाधान नहीं है। आप खुद बाइयों के भरोसे रहती हो, उस पर मैं भी बोझ बनकर आ जाऊं? चिंता मत करो, आरती मिलेगी। उन्होंने आरती की मम्मी को सांत्वना दे दी। दोपहर का 1:30 बज गया था। राजीव ने होटल में दाल खिचड़ी और मसाला पापड़ का ऑर्डर दिया और बेडरूम में आकर लेट गए। क्या कर रही होगी आरती? और पता नहीं उसने अब तक खाना खाया होगा या नहीं। वो चिंतातुर थे सचमुच। आखिर आरती भी तो उनकी ही तरह एक बुझता हुआ चिराग थी।
ये जीवन का स्वाभाविक सा नियम है। जब कोई हमारे साथ चल रहा होता है तो उसका होना उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन जब वो जीवन से निकल जाए तब एहसास होता है कि उसके बिना हम कितना खाली, कितना अकेले और कितना अधूरे रह गए हैं। आरती के बिना राजीव हर क्षण इस एहसास को जी रहे थे। उन्हें सहसा युवा दिनों में पढ़ी अपने खास दोस्त देशबंधु की कविता पंक्ति याद आ गई। वर्तमान कभी दौड़ता है हमसे आगे भविष्य की तरह, कभी भूत की तरह पीछे लग जाता है। हम सब उल्टे लटके हैं आग के अलाव पर, आग ही आग है नसों के बिल्कुल करीब और उनमें बारूद भरा है। क्या ऐसा ही कोई विस्फोटक एहसास आरती की चेतना में जन्मा था? राजीव निगम सोच रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। जरूर दाल खिचड़ी आई होगी। जेल के वीआईपी सुविधा प्राप्त कैदी की तरह हो गए थे राजीव निगम। उन्हें पैरों में सोरायसिस की बीमारी थी, इसलिए बारिश के दिनों में उनका घर से बाहर निकलना निषिद्ध हो जाता था। टहलने का काम वो घर में ही निपटा लेते। उनके उजाड़ जीवन का बालकनी ही हरा भरा विकल्प थी। बालकनी पर खड़े खड़े उन्होंने चिड़ियों कौओं की शारीरिक भंगिमा और सांकेतिक भाषाएं सीख ली थीं। वो रोटी लेकर खड़े रहते और कौआ उनके हाथ से रोटी छीन ले जाता था। चिड़ियाएं उनकी मौजूदगी के बावजूद उनके अगल बगल से बाजरे के दाने चुगती रहती। प्रकृति के संसार में वो आरती के तौर पर ढल गए थे। पहले जो आरती की दुनिया थी वो अब क्रमशः राजीव के चोले में उतर रही थी। थोड़ी दिक्कत आई, मगर अब उन्होंने चाय बनाना सीख लिया। वो सुबह के समय दूध भी उबाल लेते, चाय भी बना लेते। रात को चखने के लिए उन्होंने अंडे उबालने भी शुरू कर दिए। यही नहीं, चाय दूध नाश्ते के बर्तन भी वो खुद ही साफ करने लगे। एक दिन तो उन्होंने फिनाइल डालकर पूरे घर में पोछा भी लगा दिया। चाय को टेस्टी बनाने के लिए उन्होंने फ़ोन पर ऑर्डर देकर चाय मसाले का पैकेट मंगवा लिया। कायांतरण के इसी क्रम में बेटे रवि का फ़ोन आया। मम्मी का फ़ोन ट्रेस हो गया है, लोकेशन दिल्ली की है, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए इंतज़ार करो। और सुनो, पैसे तो होंगे ना मम्मी के पास? होने चाहिए, राजीव बोले। उसके बैंक का एटीएम कार्ड जगह पर नहीं दिख रहा। इसका मतलब पैसे की समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके। रवि ने फ़ोन काटने से पहले इतना और जोड़ दिया, दिल्ली तो आप लोगों का पुराना शहर है। दिल्ली की भाषा में राजीव का दिल गार्डन गार्डन हो गया। आह, आरती उस दिल्ली में है जिस दिल्ली को वो लोग 28 साल पहले छोड़ आए थे। बेटा रवि पला बढ़ा भले ही मुंबई में था, पर वो पैदा दिल्ली में ही हुआ था, दक्षिण दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके के अस्पताल में। राजीव की आंखों में संघर्षरत दिनों के वे पल कौंध गए जब आरती और राजीव नेताजी नगर कॉलोनी में एक कमरे को सबलेट करके रहते थे। मतलब 2 कमरे के मकान में एक कमरा और किचन मकान मालिक के, और महज एक कमरा किराएदार का। टॉयलेट बाथरूम साझा, उस पर भी टॉयलेट बाथरूम पर पहली प्राथमिकता मकान मालिक की। सरकारी मकान थे, छापा पड़ने पर किराएदारों को पूरी रात बाहर गुजारनी पड़ती थी। ऐसी कई छापा मार रातें आरती और राजीव ने सिनेमा का आखिरी शो देखकर सड़कों फुटपाथों पर बिताई थी। दिल्ली में हो तो दिल्ली का बहुत कुछ याद आता होगा ना तुम्हें आरती? याद है जब एक बार हम दरियागंज के गोलचा सिनेमा के बाहर दूसरी तरफ नेताजी नगर की बस पकड़ने के लिए खड़े हुए थे तो एक आवारा टाइप आदमी ने तुम्हारे कान में आकर फुसफुसाया था,
चलो चलिए। तुम घबरा गई थी और दौड़कर मुझसे चिपट गई थी। तब कितने छोटे थे हम, केवल 22-22 साल के। फिर हमारी बस आ गई थी और हम बस में चढ़ गए थे। तब जाकर जान में जान आई थी तुम्हारी। ऐसी कितनी सारी खट्टी मीठी घटनाएं हैं दिल्ली की, जिनसे हमारी जिंदगी साझा रूप से टकराई थी। और अब तुम उसी दिल्ली में हो। ये अकारण तो नहीं होगा कि मुंबई से पलायन करने के बाद तुमने अपना डेस्टिनेशन उसी दिल्ली को चुना जहां हम शुरू हुए थे, साथ साथ बेपरवाह, अलमस्त। दिल्ली में हो ना। होगा लोगों के लिए दिल्ली एक बीहड़, मेरे लिए तो वो टिमटिमाते कस्बे जैसा है। मैं तुम्हें खोज ही लूंगा। याद है जब हम दोनों देहरादून में शादी करके नए नए दिल्ली आए थे, तब एक रात मैं दरियागंज वाले गेस्ट हाउस से गायब होकर अपने दोस्त के घर जश्न मनाने कहीं पहुंच गया था। तब मोबाइल तो मोबाइल फ़ोन का भी सुलभ ज़माना नहीं था। तो भी तुमने पता नहीं कैसे मुझे उस दोस्त के घर पहुंचकर खोज लिया था और डांटती पीटती वापस गेस्ट हाउस में ले आई थी। मुझे लगता है मैं भी तुम्हें वापस ले आऊंगा। रवि लोकेशन पता कर रहा है तुम्हारी। रवि का फ़ोन आ गया। मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया था, लेकिन उन्होंने आपको बताने से मना किया है। पापा, मम्मी अपनी खास सहेली सरिता दोनेरिया के घर में हैं। उनका नाम पता मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। और ध्यान से सुनो। याद करो, एक बार झगड़े के बाद आप मुझे और मम्मी को छोड़कर जोधपुर चले गए थे मुकेश चच्चू के घर। तब मम्मी आपको खोज खाज कर मना मुनू कर वापस लाई थी। अब आपकी बारी है। जाओ और उस औरत को ले आओ जो आपका पूरा सच है। रवि ने फ़ोन काट दिया। राजीव का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरा बेटा इतना परिपक्व हो गया है। तभी उनके फ़ोन पर लाइट चमकी। रवि ने पता भेजा था, सरिता दोनेरिया, J19 ईस्ट विनोद नगर, दिल्ली। हालांकि राजीव के पास सरिता का फ़ोन नंबर था। वो सरिता को मजाक में सुखी सेठानी कहा करते थे, लेकिन उन्होंने खुद को फ़ोन करने से रोक लिया। वो दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन ये जानकर वो भीतर से कहीं दरक गए कि आरती ने रवि से तो बात की, मगर अपना पता उन्हें बताने के लिए मना कर दिया। कोई बात नहीं आरती, मेरे 100 गुनाहों पर तुम्हारी एक जिद माफ, उन्होंने सोचा और अटैची लगाने लगे। राजधानी से उतरकर राजीव ने उबर पकड़ी और ठीक 55 मिनट में वो सरिता के तिमंजिले घर के नीचे खड़े थे। एक नामालूम सी बदहवासी उनके सर्वांग पर तारी हो रही थी। इस घर में पहले भी एक बार वो 2 रातों के लिए ठहर चुके हैं। अपार आत्मीयता से छलछलाता बेदिल दिल्ली का घर, शुद्ध घरेलू वातावरण, सहज सरल आत्मीय परिवार, छल छद्म से अछूता। आरती ने ठीक ही जगह का चुनाव किया था। राजीव ने बेल बजा दी। ग्राउंड फ्लोर खाली रहता था। दरवाज़ा खोलने वाले को पहले माले से आना पड़ता था। जब 3 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला तो राजीव ने 2 बार बेल बजा दी। लगा कि ऊपर कुछ आवाज़ें उठी हैं। एक आवाज़ तो स्पष्ट नीचे उतरी, आरती दरवाज़ा खोलकर देखो कौन आया है, मैं नहा रही हूँ, सब तो गए काम पर, इस वक्त कौन आया होगा। जाती हूँ। आरती की आवाज़। राजीव का रोम रोम सिहर गया। वो खुद को तैयार करने लगे। दरवाज़ा खुला। तुम यहाँ? आरती हतप्रभ थी। हाँ, मैं यहाँ। राजीव ने कंधे डाल दिए। और कहाँ जा सकता हूँ मैं?
आरती दरवाजे के सामने से हट गई। यहां कहानी समाप्त हो जाती है।